छात्रों, कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड प्रथम वर्ष के कोर्स के अंतर्गत जो हमारा प्रथम पेपर है समकालीन भारत एवं शिक्षा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। काफ़ी टाइम से हम फर्स्ट पेपर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट हमारी इसमें पूरी हो चुकी है। अब यूनिट नंबर सेकंड और उसमें भी ब्रिटिश कालीन शिक्षा जो आपका सेटलर आयोग है 1917 में जो आया है, आपका 1919 में उसने अपना प्रतिवेदन दिया है और प्रतिवेदन में उसने अपने जो सुझाव दिए हैं उन सुझाव को हम बारी बारी से पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने सुझाव के जो पढ़े थे माध्यमिक शिक्षा से संबंधित उन्होंने सुझाव दिए हैं, क्योंकि इस आयोग का जो गठन किया गया है वो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग है ना, यानी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो कुछ मुख्य समस्याएं हैं वो समस्याएं क्या है उनकी जांच करनी है और जांच करने के बाद में उसका समाधान क्या हो सकता है उसके बारे में आपको सुझाव देने हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने माध्यमिक शिक्षा से संबंधित भी अपने सुझाव दिए हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा के लिए एक रीढ़ का काम करती है माध्यमिक शिक्षा। अगर हमारी माध्यमिक शिक्षा एक कमजोर कड़ी रह जाएगी तो आगे की जो शिक्षा है वो वास्तव में कमजोर ही रह जाएगी। तो उन्होंने उससे पहले माध्यमिक शिक्षा के बारे में जो सुझाव थे वो हमने पढ़े। आज हम पढ़ेंगे भारतीय विश्वविद्यालय संबंधी क्या सुझाव दिए हैं, यानी कि भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय सहित जितने भी विश्वविद्यालय थे उनके बारे में उन्होंने क्या सुझाव दिए हैं। और फिर स्पेशल जो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का जो गठन किया गया है कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं से संबंधित थी, उसके बाद में हम उससे संबंधित उनके सुझाव का अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले भारतीय विश्वविद्यालय संबंधी सुझाव के बारे में उन्होंने क्या क्या अपने मत दिए हैं, क्या सजेशन दिए हैं, उनको पढ़ते हैं। जैसे ही उन्होंने बताया है कि आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय सहित समस्त भारतीय विश्वविद्यालयों के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। नंबर 1, विश्वविद्यालयों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर देना चाहिए और उन्हें प्रत्येक क्षेत्र में स्वायत्तता देनी चाहिए। यानी कि इससे पहले जब वुड डिस्पैच आपका पारित होता है और उसके अनुसार विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है भारत में, तो उसके बाद वहां पर थोड़ा सा वो सरकार के नियंत्रण में आकर के काम कर रहे हैं, हमने देखा है वहां पर। तो उसी चीज को कह रहे हैं कि विश्वविद्यालयों को हर फील्ड में जो है स्वायत्तता मिलनी चाहिए, उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उनको फ्री माइंड होकर के काम करने का अवसर मिलना चाहिए, ताकि वो शिक्षण कार्य भी अच्छे प्रकार से करें, अपना जो उनका एफिलिएशन का कार्य था उसके जो मानक बनाने थे वो भी अच्छे प्रकार से मानक बना सके, है ना। तो हर फील्ड में जो है उनको एक स्वायत्तता मिलनी चाहिए और वो सरकार के नियंत्रण से मुक्त होकर के फ्री माइंड होकर के अगर वो कार्य करेंगे तो उसके कुछ सुखद परिणाम होंगे, अन्यथा तो ऐसे ही घिसी-पिटी शिक्षा चलती रहेगी। दूसरा इन्होंने अपना सुझाव दिया है कि विश्वविद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा का जो उत्तरदायित्व सौंपा गया था उससे मुक्त कर देना चाहिए और माध्यमिक शिक्षा जो है वो आपकी माध्यमिक विद्यालयों में ही होनी चाहिए। उसका एक भाग छोड़ करके ग्रेजुएशन पर मिला करके करने की बात कही थी, तो उन्होंने कहा है कि उसके उत्तरदायित्व से उसको मुक्त कर देना चाहिए। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाया गया है और वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने माध्यमिक विद्यालयों को निर्देश देगा कि जो इंटरमीडिएट कक्षाएं छोड़ गई थी वो उनको एक साथ अपने फिर उसी को ऐसे चलाए, जिससे जो है विश्वविद्यालयों पर जो एक्स्ट्रा बोझ पड़ रहा है बिना मतलब का उत्तरदायित्व उनके ऊपर पड़ रहा है उससे वो मुक्त हो जाएंगे और अपनी कार्यशैली में जो है वो एक सुधार ला सकते हैं, उसमें पैनापन ला सकते हैं। तीसरा इन्होंने बताया है कि विश्वविद्यालय के प्रशासन संबंधी नियमों में सरलता और स्पष्टता होनी चाहिए। जो विश्वविद्यालय का प्रशासन संगठन नियंत्रण का जो कार्य है ना, जो आपका सिंडिकेट देखती है, जो आपकी सीनेट जो देखती है, जो 2 समिति बनाई गई थी, परिषदें बनाई गई थी, तो इनके जो नियम है, जो कानून है वो स्पष्ट होना चाहिए, वो क्लियर होने चाहिए। यानी कि कोई भी अगर उनको पढ़ना चाहे तो वो सबके सरल में समझ में आ जाए, इस तरह से सरल भाषा में होनी चाहिए। उनको घुमा फिरा करके नियमों को नहीं बनाना चाहिए।
वो एक मतलब कोई भी अगर छोटा कर्मचारी उसको पढ़े, बड़ा कर्मचारी उसको पढ़े, तो उसको सुगमता से वो नियमों को जो है वो पढ़ सके, है ना। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि विश्वविद्यालयों के आंतरिक प्रशासन के लिए जो सीनेट बनाई गई है उसके स्थान पर तो कोर्ट बनानी चाहिए, और जो आपका सिंडिकेट बनाया गया है वही प्रशासन के लिए, उसके स्थान पर जो है कार्यकारिणी परिषद बनानी चाहिए। ये भी एक इन्होंने इसमें सुझाव दिया है। और क्या सुझाव दिया है? विश्वविद्यालयों में विभिन्न विभागों की स्थापना हो। जैसे विश्वविद्यालय बना दिया, कैंपस बना दिया है, वहां पर आपके जैसे आर्ट ग्रुप है, तो आर्ट ग्रुप में भी फिर आपका हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, फिर आपका सोशियोलॉजी हो गया, या आपका अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है ना। तो इनके अलग अलग विभाग होने चाहिए, हिंदी विभाग, इंग्लिश विभाग, संस्कृत विभाग, राजनीति शास्त्र विभाग, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, है ना। इस तरह के विभाग होने चाहिए, और उन विभाग में एक तो उनका इंचार्ज जो प्रोफेसर होता है ना, उसका एक प्रोफेसर होना चाहिए, और इसकी अध्यक्ष वहां उसमें होना चाहिए, और नीचे उसके कर्मचारी भी होने चाहिए, जो उस पूरे विभाग की जिम्मेदारी फिर वो उन लोगों को ले जाएंगे। उसमें ये नहीं है कि प्रिंसिपल बना दिया है या हाँ एक प्रधानाचार्य है, डीन बना दिया है, और वो पूरे जो है जितना भी कैंपस है विश्वविद्यालय का, उसमें शिक्षण कार्य चल रहा है, जितने भी डिपार्टमेंट है, सारी की सारी जिम्मेदारी उसको जाएगी, तो वो परेशान हो जाएगा, उसकी कार्यशैली जो है वो जो है रुकावट आ जाएगी, उसकी कार्यशैली में जो है बाधाएं आ जाएगी, वो अच्छी तरह से कार्य को नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से जो है विश्वविद्यालयों में विभिन्न विभागों की स्थापना की जानी चाहिए, और प्रत्येक विभाग में एक प्रोफेसर एवं अध्यक्ष की नियुक्ति भी की जानी चाहिए। एक उन्होंने अपना सुझाव दिया। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि विश्वविद्यालयों में अध्यापकों को प्राध्यापकों, है ना, और रीडर्स जो होते हैं, आपके प्रोफेसर्स जो होते हैं, उनकी नियुक्ति जब करनी है तो उनके लिए चयन समितियों का गठन किया जाना चाहिए, और इन चयन समितियों में विश्वविद्यालय से बाहर के सदस्य भी रखे जाने चाहिए, है ना। जो प्रोफेसर, रीडर्स, टीचर्स, जो भी वहां पर लेक्चरर है, उनकी नियुक्ति करने के लिए एक सिलेक्शन बोर्ड होना चाहिए। उस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा एक फिर आपका एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, और उसको सिलेक्शन बोर्ड जो है उसमें विश्वविद्यालय के अधिकारी तो रहेंगे उसमें, लेकिन बाहर के अधिकारी उसमें हो सकते हैं, आसपास के जो शिक्षाविद है, मंत्री लोग भी उसमें हो सकते हैं। तो इस तरह का इन्होंने एक सुझाव उसमें दिया। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि विश्वविद्यालयों में जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा, जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उस पाठ्यक्रम निर्माण और परीक्षा संबंधी निर्णय लेने के लिए जो क्वेश्चन पेपर बनेंगे, इवैल्यूएशन होगा, है ना, उन सब के लिए एक तो अध्ययन बोर्ड का गठन किया जाए, और दूसरा विद्वत परिषदें गठित की जाए। विद्वत परिषदें, विद्वानों की परिषद, विद्वानों की काउंसिल, है ना, और एक अध्ययन बोर्ड, जो यह दो काम करेंगे। एक तो काम करेंगे परीक्षा से संबंधित जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन बैंक बनाएंगे, उसमें से क्वेश्चन उठाएंगे, फिर इवैल्यूएशन किस प्रकार से होना चाहिए, है ना, और पाठ्यक्रम का निर्माण किस तरह से होना चाहिए। तो ये सारा का सारा कार्य जो है इनका हो जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि विश्वविद्यालय में योग्य छात्रों के लिए 3 वर्षीय डिग्री कोर्स के साथ साथ जो आपका स्नातक का कोर्स है उसको 3 वर्ष का कर दिया उन्होंने, उसके साथ साथ जो है ऑनर्स कोर्स भी प्रारंभ किए जाने चाहिए। जो एबिल, जो प्रतिभाशाली जीनियस बच्चे हैं, अगर वो ऑनर्स कोर्स में कुछ कोर्स करना चाहते हैं तो उनकी भी वहां पर सुविधा होनी चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि विश्वविद्यालयों में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए, प्रारंभ किए जाने चाहिए, और भारतीय भाषाओं में उनको महत्व दिया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, जैसे आर्ट है, आर्ट में भी विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम हो सकते हैं, या आपकी 3-4 लैंग्वेज होगी, हिंदी, इंग्लिश, आपकी संस्कृत होगी, है ना, अरबी फारसी होगी, उस टाइम की बात हो रही। फिर आपका सोशियोलॉजी का अलग हो गया आपका, फिर आपका इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है आपका, है ना, और आपका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है आपका, और भी बहुत सारे आपके इस तरह के स्ट्रीम्स हो सकती हैं। फिर साइंस है, साइंस में आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है आपका, जूलॉजी, बॉटनी है आपकी, है ना, बायोलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स है आपकी, बहुत सारी चीजें हैं जो उस टाइम की जो खुल रही थी। तो वो कह रहे हैं कि विभिन्न
पाठ्यक्रम इन विश्वविद्यालयों में खुल जाने चाहिए। और जो यहाँ की जो भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं हैं, उनको उन भाषाओं में पढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए, उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। उनकी जो यहाँ पर हिंदी भाषा है या संस्कृत भाषा है या अरबी फारसी भाषा है, उसमें उनको पढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि विश्वविद्यालयों में प्रोफेशनल कोर्सेज जो है उसकी बात कर रही है। प्रोफेशनल कोर्स कौन कौन से हैं? जैसे आपका एग्रीकल्चर का है, जैसे आपका लॉ का है, जैसे आपका मेडिकल साइंस है, जैसे आपका टीचिंग का होगा, आपका इंजीनियरिंग का होगा। तो आगे की जो शिक्षा की उचित व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए, जिससे बच्चे अपना अगर इनमें वो पढ़ना चाहते हो तो उनको वो सुलभ हो सके। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि विश्वविद्यालयों में अरबी, फारसी और संस्कृत के अध्ययन की सुविधा भी की जानी चाहिए। एक तो माध्यम होगा कि इन माध्यमों में पढ़ा सकते हैं, लेकिन इनकी इनका जो साहित्य है उसकी स्पेशल एजुकेशन की बात भी होने गई है कि अरबी है, फारसी है, संस्कृत है, इनकी सुविधा भी वहां पर होनी चाहिए। और लास्ट में इन्होंने बताया है कि जो इनके छात्र होंगे, विश्वविद्यालयों के जो छात्र छात्रा होंगे, उनमें जो अध्ययन करते हैं बालक, उनकी शारीरिक देखभाल के लिए यानी कि उनका एक रेगुलर चेकअप होना चाहिए। और उसको चेकअप को करने के लिए क्या होना चाहिए? वहां पर प्रत्येक विश्वविद्यालय में शारीरिक प्रशिक्षण संचालक की नियुक्ति की जानी चाहिए, जो एक रेगुलर टाइम पर बच्चों का निरीक्षण परीक्षण जो है वो करता रहेगा कि इनकी तबीयत ठीक है, कि कोई किसी किस्म की शारीरिक परेशानी तो नहीं, कोई मानसिक परेशानी तो नहीं है। तो इस तरह का हर विश्वविद्यालय में ये प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए। तो ये तो आपके भारतीय विश्वविद्यालय संबंधी कुछ उन्होंने सुझाव जो दिए हैं, सभी के सुझाव दिए है ना। अब इसमें से जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय संबंधी भी कुछ उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं। वो सुझाव क्या हो सकते हैं हमारा? क्योंकि ऐसा था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो है अपनी कुछ अलग से समस्याएं थी, क्योंकि कलकत्ता विश्वविद्यालय और उसके आसपास जो है विभिन्न प्रकार के जो आपके मान्यता प्राप्त महाविद्यालय डिग्री कॉलेज जो है खुल गए थे, खुलते जा रहे थे। तो छात्रों की संख्या बढ़ती आ रही है, कॉलेजेस की संख्या बढ़ती आ रही है और एक्स्ट्रा उस पर बर्डन बढ़ता जा रहा है। और वहां पर जो है कुछ महिलाओं की शिक्षा से संबंधित भी कुछ उनकी समस्याएं थी, उसका सुधार के लिए उन्होंने अपने कुछ सुझाव इसमें दिए हैं। तो क्या इसके लिए अलग से सुझाव है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के लिए? तो पहला इन्होंने बताया है कि ढाका में शीघ्र ही एक आवासीय शिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। ढाका कलकत्ता के आसपास जो है कि ढाका में शीघ्र ही आवासीय शिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे कलकत्ता विश्वविद्यालय का जो भार है, उसका जो बर्डन है वो कम हो जाएगा, है ना। उसका जो फंक्शन है वो कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कम? क्योंकि तो कलकत्ता विश्वविद्यालय जाए, ढाका में विश्वविद्यालय खुल जाएगा, वो भी आवासीय विश्वविद्यालय, जो दूर दराज से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो वो पढ़ने के साथ साथ वहां पर रह भी लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो शिक्षण कार्य वहां पर कलकत्ता में हो रहा था, वही शिक्षण कार्य ढाका में हो जाएगा, तो उसका बोझ भार भी कम हो जाएगा। दूसरा इन्होंने बताया कि कलकत्ता नगर के सब कॉलेजों को इस प्रकार संगठित किया जाए कि एक शिक्षण विश्वविद्यालय का निर्माण हो जाए। क्या बात होती है? कलकत्ता नगर, जो कलकत्ता नगर के जो आसपास के जितने भी डिग्री कॉलेज थे उनको एक समूह में संगठित कर लिया जाए और ऐसा लगे कि एक शिक्षण कार्य का शिक्षण कार्य यहाँ पर चल रहा है, ये शिक्षण विश्वविद्यालय की एक स्थापना यहाँ पर हो गई है। जैसे उदाहरण देता हूँ मैं, सहारनपुर है हमारा, तो सहारनपुर में हमारा महाराज सिंह कॉलेज है, जेवी जैन कॉलेज है, आपका इस्लाम डिग्री कॉलेज है, आपका मोनाला डिग्री कॉलेज है। तो ये कह रहे हैं कि इन सब कॉलेजों को या और भी इसके आसपास के हो सकते हैं, उन सब कॉलेजों को एक इस प्रकार से संगठित कर लिया जाए कि एक वो शिक्षण विश्वविद्यालय की फॉर्म में दिखाई दे कि एक जगह तो चलो एफिलिएशन का काम चल रहा है जेवी जैन में, है ना, या आपका मोनाला डिग्री कॉलेज में वहां पर शिक्षण कार्य का काम चल रहा है, या उसमें आपका साइंस का चल रहा है, तो आर्ट का आपका महाराष्ट्र में चल रहा है, लेकिन कहलाएगा वो एक विश्वविद्यालय है। तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि कलकत्ता नगर के जो आसपास के विश्वविद्यालय
उनको एक संगठित करके एक शिक्षण विश्वविद्यालय के फॉर्म में उनको ले आना चाहिए। और क्या बताया है कि कलकत्ता नगर के निकटवर्ती कॉलेजों में, एक तो बात थी पूरे कलकत्ता नगर की, अब निकटवर्ती कॉलेज को जो कि सीमा को छू रहे होंगे, है ना, या उसके नगर के अंदर होंगे, कलकत्ता नगर के निकटवर्ती कॉलेजों को इस प्रकार संगठित किया जाए कि उपयुक्त स्थानों पर क्रमशः विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाए। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन उन्होंने उसके लिए बताया है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो पर्दानशील जो युवतियां थी, मुस्लिम लड़कियों के बारे में बताया है, उसकी भी शिक्षा की उचित व्यवस्था वहां पर की जानी चाहिए, जिनसे मुस्लिम महिलाएं भी है उच्च शिक्षा के अधिकार से वंचित न रह जाए, वो भी समाज में जो है उच्च शिक्षा प्राप्त हो जाए। यानी उच्च शिक्षा अगर वो लेना चाहती है तो वो शिक्षा को ले सकती है। तो इस प्रकार से ये इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के अलग से सुझाव थे, उस पर अलग से ज्यादा बर्डन था, उस बर्डन को कम करा है, अलग से विश्वविद्यालय खोलने की बात कही है, और वहां की मुस्लिम लड़कियां थी उनकी शिक्षा व्यवस्था की बात इन्होंने अलग से कही है। फिर इन्होंने अलग से और भी सुझाव दिए हैं, जैसे आपके स्त्री शिक्षा से संबंधित सुझाव है, जैसे आपके मुस्लिम शिक्षा से संबंधित सुझाव है, तो आपके ये स्त्री शिक्षा संबंधी सुझाव और आपके मुस्लिम शिक्षा संबंधी सुझाव। आयोग ने जब देखा कि उस समय जो है देश में प्रत्येक स्तर की शिक्षा संस्थाओं में जो है स्त्री शिक्षा जो है बहुत ही कम दिखाई दे रही है, तो उन्होंने उसके लिए अलग से विद्यालय खोलने की बात, महाविद्यालय खोलने की बात जो है वो अलग से उन्होंने उसके लिए कही है कि लड़कों की अपेक्षा जो लड़कियों की संख्या है वो बहुत कम लग रही है, तो इसके लिए उन्होंने महिला शिक्षा की उचित व्यवस्था हेतु आयोग ने जो है स्त्री शिक्षा का विशिष्ट बोर्ड, स्त्री शिक्षा का विशिष्ट बोर्ड की स्थापना का उसमें सुझाव दिया है कि ये स्त्री शिक्षा का एक विशिष्ट बोर्ड बनाया जाएगा और वो स्त्री शिक्षा की सारी शिक्षा की व्यवस्था जो है पूरी वो उसके ऊपर आ जाएगी, वो पूरी शिक्षा की व्यवस्था उसमें देखेगा, है ना। इसमें इन्होंने जो मुस्लिम शिक्षा की बात कही है, देखा कि देश में प्रत्येक स्तर की शिक्षण संस्थाओं में मुसलमान बच्चों की जो संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है, तो उसने सुझाव दिया कि देश में मुस्लिम बच्चों और युवकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, उनकी शिक्षा को जो है प्रचार करके प्रचारित करके मुसलमान बच्चों को जो है विश्वविद्यालयों की तरफ या उच्च शिक्षा की तरफ आकर्षित करने का प्रोग्राम किया जाना चाहिए। कुछ इस तरह के ठोस कदम उठाए जाने चाहिए स्त्री शिक्षा के लिए भी और मुस्लिम बच्चों के लिए भी, कि वो अट्रैक्ट हो जाए उच्च शिक्षा की तरफ, क्योंकि लड़कियां भी नहीं पढ़ रही हैं, मुस्लिम बच्चे भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो इससे जो है साक्षरता का जो प्रतिशत है उस पर बहुत फर्क पड़ेगा। अगर वो बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो अपनी कम्युनिटी के जो बच्चों को है वो उसमें पढ़ाएंगे, पढ़ाने की तरफ से आकर्षित करेंगे वो भी, लेकिन हमें सबसे पहले उनको आकर्षित करना पड़ेगा, उनको इस योग्य बनाना पड़ेगा कि वो पढ़ लिख जाए, अपना रोजगार करें या नौकरी कर सकते हैं तो नौकरी करें और अपनी कम्युनिटी में जाकर के प्रसारित करें कि उच्च शिक्षा का यह महत्व है और इसको करने से ये फायदा होता है। ऐसे ही स्त्रियों की बात करें, स्त्रियों के लिए भी इस तरह प्रोग्राम चलाना चाहिए कि पढ़ लिख करके स्त्रियां भी अपने स्त्री समाज में जाए और उनको लालायित करे या उधर से अपेक्षा करे वो कि वो बच्चे भी जो है लड़कियां जो है वो पढ़े वहां पर आकर के, है ना। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि जो देश में अध्यापक शिक्षा है वो भी बहुत निरंतर मतलब गिरती जा रही है, उसकी गिरावट ही है, वहां पर एक क्वालिटी जो मेंटेन होनी चाहिए प्रशिक्षित अध्यापकों की वो नहीं है, वहां पर अनट्रेन्ड टीचर ही वहां पर ज्यादातर पढ़ा रहे हैं,
तो उसको पढ़ाने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए जो है उन्होंने स्नातक स्तर के जो पाठ्यक्रम होता है उसमें शिक्षा शास्त्र विषय को रखने पर जोर दिया है। क्योंकि शिक्षा शास्त्र जो है एक ऐसा विषय होता है उसमें ज्यादातर पॉइंट्स जो है, जैसे आपका बीटीसी होता है या बीएड होता है, उसके कुछ पॉइंट्स उसमें होते हैं आपका, जैसे बाल विकास होता है या आपका टीचर मेथड होते हैं, टीचिंग मेथड होते हैं, टीचिंग टेक्निक्स होती है, टैक्टिक्स होती है ना, पाठ्य पुस्तकें होती है, टीचिंग एड क्या होती है, इवैल्यूएशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है ये आपके जो शिक्षा शास्त्र होता है एजुकेशन जो होती है एक अलग से सब्जेक्ट, तो उसको पाठ्यक्रम स्तर स्नातक के पाठ्यक्रम स्तर पर पढ़ाने के उन्होंने सुझाव उसमें दिया है। तो इस प्रकार से इनके कुछ सुझाव हमने पढ़े हैं। इन सुझाव को सरकार ने माना भी है। जो टाइम के जो गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे और उसके कुछ सुखद परिणाम भी